सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज SAP S/4HANA इन फाइनेंस। सो SAP S/4HANA फाइनेंस में क्या है, ये एक क्लाउड बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जो कि SAP HANA प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं और एक सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल प्रोसेस है किसी भी वर्किंग को करने के लिए। जो भी हमारी वर्किंग होती है, चाहे वो FI से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी MM से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी किसी और मॉड्यूल से रिलेटेड हो। तो ये जो है एक ये लार्जर SAP एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो ERP तो मल्टीपल हैं, लेकिन ERP के अंदर यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर की बेस पे ये वर्क होता है पूरा S/4HANA। ये भी एक ERP ही है, जैसे कोई और ERP है, टेली है स्मॉल लेवल पर, ओरेकल है SAP के लेवल्स पर, या MSG है। बट हाना की जो वर्किंग है वो ज़्यादा इजी है। वो रियल टाइम में हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देती है और प्लानिंग में इंटीग्रेट करती है। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि जो भी डाटा है, यहाँ हमने वर्किंग प्रोसेस। राइट नाउ अभी कहाँ पर हो तुम? सर मैं बैकग्राउंड में लाइब्रेरी बहुत का लंच वाला। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है हाँ। तुम्हारे। ओ, सर मैं लाइब्रेरी की लंच वाले साइड में बैठा हूँ, तो वहाँ पर तो थोड़ी बहुत पैसे चल रहा है ना, तो नॉइज आ रही है। ठीक है, म्यूट कर लो बस खुद आधा को। के लिए मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। म्यूट कर लो, वो बेटर है। जब भी कोई डाउट ओके हो तो ओके अनम्यूट कर लेना। ओके सर। सो ये रियल टाइम में हमारे को डाटा प्रोसेस करके और उसको एनालाइज करके हमारे को सिंगल सोर्स पर जो भी फाइनेंस की डिटेल्स है वो हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा, हमारा डाटा जो है इस पे सिंप्लीफाइड रहता है। हमें अगर डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखनी है, कितने पोस्ट हुए वो भी दिखा देगा, हमारे को कितने वेंडर्स पेंडिंग है वो अलग से दिखा देगा, हमारे पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस कितना है वो अलग दिखाएगा। तो डाटा ईजिली और जिस वे में हमें चाहिए उस वे में हमें मिल जाता है, जिससे कि हमारे को कोई भी प्लानिंग करने में, कुछ भी एनालाइज करने में आसानी रहती है। अगर सारे अकाउंट्स का बैलेंस, मैं जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे, वो लिस्ट वाइज मिले, मिक्स मिले, कि जैसे एंट्री हुई उस बेस पे मिल रहा है, कि पहले अगर एंट्री करी एक अकाउंट में तो उसका बैलेंस भी दिख रहा है, फिर दूसरे अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, तो सब में मिक्स हो गया। लेकिन अगर हर अकाउंट की जब भी हमने एंट्री करी वो उसकी लिस्ट अलग मिले, तो हमारे लिए वो वर्किंग तो ईजी है ज़्यादा, क्योंकि अब हमारे को मालूम है कि पर्टिकुलर अकाउंट में कितना बैलेंस है और वो एक एक सीक्वेंस में प्रोवाइडेड है हमारे को। तो अगर हमें किसी को फॉरवर्ड करना है या उसको एनालाइज करना है तो हमारे लिए वो एनालाइज करना ईजी हो जाता है और डिसीजन लेना हमारे लिए ईजी रहता है। दूसरा, जो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, वो हमारे फाइनेंशियल जो क्लोजिंग प्रोसेस है इसको और फास्टर करता है और रिपोर्टिंग को हमारी एक्यूरेट करता है। ये इसके कुछ की फीचर्स हैं। उसके अलावा इसका की फीचर्स और भी हैं, जो ये यूज़र के एक्सपीरियंस है उसको भी एनहेंस करता है। वो यूज़र फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे हमारे सर्वर्स, जो हमारे जो पुराने सर्व इसके जो वर्जन है, जैसे कि अ, इसका पुराना वर्जन था ECC और अब जो है वो हाना है। देन ओके। सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग, मतलब कि हमारे को मल्टीपल सोर्स से जो भी एंट्री होनी है, हमारी जो भी GL अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो भी अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है, वो एक सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग देता है हमारे को उसकी। कुछ उसके की मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि एक तो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम वर्क करते हैं, दूसरा हमारा है कंट्रोलिंग, फिर कुछ ट्रेजरी मैनेजमेंट, एसेट अकाउंटिंग एंड बिजनेस प्लानिंग एंड कंसिडरेशन। तो ये उसके कुछ की मॉड्यूल्स हैं S/4HANA फाइनेंस के। FI के अंदर जो हमारी वर्किंग रहती है वो रहती है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना। जितनी भी हमारी वर्किंग है फाइनेंशियल फाइनेंस से रिगार्डिंग, जैसे कि जनरल लेजर की, अकाउंट्स पेबल्स की, अकाउंट रिसीवेबल्स की। जनरल लेजर यहाँ पर है कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट, कोई भी इनकम का अकाउंट, कोई भी पेमेंट का अकाउंट, वो सारे जनरल लेजर्स में आते हैं हमारे। अकाउंट्स पेबल में पर्टिकुलर जो हमारी पेमेंट ड्यू है उसकी बात होती है। अब वो गुड्स भी लिए हो हमने किसी से वो भी आएगा, कोई सर्विस ली हो वो भी आएगा, फिर कोई हमने अगर एसेट परचेज करी है तो वो भी आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल में जिससे भी हमने पेमेंट लेनी है
फिर वो हमने गुड्स में हम डील कर रहे हैं उसके साथ या सर्विसेज में, अकाउंट्स पेबल में उसकी वर्किंग होती है। ये जो है सब मॉड्यूल्स हैं, अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल। कंट्रोलिंग के अंदर कुछ पार्ट्स रहते हैं जैसे कि कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और कुछ इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए। कंट्रोलिंग जिसके लिए मेन यूज होता है। फिर ट्रेजरी मैनेजमेंट है, ये और एडवांस लेवल का है थोड़ा, हाना का ही पार्ट है लेकिन जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है उससे एडवांस है, तो ये तो रियल सिस्टम पे ही पॉसिबल है। अब ट्रेजरी को मैनेज करना है, ट्रेजरी मतलब पूरे फंड्स को मैनेजमेंट करना, वो तो हाई लेवल की वर्किंग है, हायर अथॉरिटी जो है वो उसको मैनेज करती है। तो कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है, लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट को कैसे डील अप करना है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो भी हमारे को आगे जो कितने फंड्स की ज़रूरत है, कि कब हमें पेमेंट्स करनी है, कब हमें रिसिप्ट होगी, उन सबको एनालाइज करना, और हमें कितने इन्वेस्टमेंट और फंड्स की ज़रूरत होगी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उन सब में डीलिंग्स करना। फिर एसेट अकाउंटिंग का वर्क है यहाँ पर, जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं उनको ट्रैक और मैनेज करना। और बिजनेस प्लानिंग एंड कंसोलिडेशन हेल्प करता है हमारे को कोई भी बिजनेस को प्लान करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। कोई भी डाउट यहाँ तक? ओके। नहीं। तो बेनिफिट्स क्या हैं एस फोर हाना के? ये एफिशिएंसी को हमारे इंक्रीज करता है। हमारी अगर वर्किंग जो है वो रियल टाइम में रहती है, हमने यहाँ एंट्री करी, वहाँ हमारे को उसके डॉक्यूमेंट्स व्यू हो गए। फिर वो लिस्ट वाइज चाहिए, वेंडर के वाइज चाहिए, मतलब वेंडर मतलब कोई पर्टिकुलर अकाउंट के बेसिस पे चाहिए, हर तरीके से हमें लिस्ट मिलती है। फिर हमारी जो विजिबिलिटी है, मतलब कि हमारे स्टेटमेंट्स को देखने की, वो भी रियल टाइम में रहती है। जैसे मैंने अभी अभी बोला कि रियल एंट्री करते ही हमें पूरी जो लिस्ट है, जो हमारे वेंडर स्पेंडिंग है, जो हमारे स्टॉक्स अवेलेबिलिटी है, सबको हमें दिखता है ये। इससे परफॉर्मेंस इस तरीके से बढ़ती है कि अगर हमारे को कोई रिपोर्ट चाहिए कि फॉर एग्जांपल कल शाम तक की जितनी वर्किंग हुई उसकी रिपोर्ट अगर जनरेट करनी है, वो साथ साथ ही रिपोर्ट पूरी जनरेट हो जाएंगी इसकी। यहाँ हमने एंट्री करी, वहाँ हमारी रिपोर्ट जनरेट हुई, जिससे ये हेल्प होता है कि हमारे को डिसीजन लेने में आसानी रहती है। अगर हमारे को ये पता चले कि हमारे जो स्टॉक है वो उतना अवेलेबल नहीं है कि अगले 2 दिन चल सके, तो हम पहले से ही उन स्टॉक्स को ऑर्डर कर सकते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो रुके नहीं, जिससे कि हमारे को डिसीजन लेने में आसानी हुई। अब अगर मान लो स्टॉक ख़त्म हो गया हमारा, कोई प्रोडक्शन के लिए कोई भी हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो वर्कर्स को जो भी कोई काम, वर्कर्स के लिए तो कोई काम रहा नहीं अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है प्रोडक्शन के लिए, राइट। अब अगर उस टाइम पीरियड में जब तक कि वो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल हो रहा है तब तक वर्कर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से वो तो कॉस्ट तो हमारी बढ़ ही रही है। अब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, वर्कर्स की तो कोई यहाँ मिस्टेक नहीं है, तो उस केस में जो हमारी कॉस्ट है वो और बढ़ जाती है। बट जब डाटा हमारे पास तुरंत अवेलेबल होगा तो हमारी कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाती है। रियल टाइम में डाटा मिलने से हमारी जो रिपोर्ट है, एक एगाइल रिपोर्ट, एक तरह से एगिलिटी रिपोर्ट, मतलब कि जैसी रिपोर्ट हमने कॉन्फ़िगर करी है, कॉन्फ़िगर यहाँ पर ये ले लो कि कई बार हम जो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स अरेंज करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि हमारे को सारे अनपेड वेंडर्स की लिस्ट दिखे, जितने भी हमारे वेंडर्स अनपेड हैं, या हमें सारे पेड वेंडर्स की लिस्ट दिखे। तो जिस तरीके से हम मैनेज करना चाहें हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक में? रीड कर सकते हो नोट्स को? हाँ, हाँ। एक बार रीड करो। SAP S/4HANA Finance is a modern cloud-based finance management solution built on the SAP HANA platform, designed to simplify the streamline financial process.
वैसे एफआना एक फाइनेंस मैनेजमेंट है जो कि क्लाउड बेस्ड होता है। और ये डिजाइन करा गया है कि सिंप्लीफाई हम फाइनेंशियल प्रोसेस कर सकें। और इट इज अ पार्ट ऑफ SAP एस एंड फोर आना। इसके फीचर्स पढ़ो। ERP क्या है ये? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जो भी मतलब ये क्या सॉफ्ट होता है? जो भी अब सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं ना, जैसे टेली है वो भी एक ईआरपी है। हम्म। हम ये एसएपी यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक ईआरपी है। ओके ओरेकल, तो सर, एमएसडी, ये सारी ईआरपीज हैं। तो ये मतलब SAP एस और हाना में से निकला हुआ है SAP पीको। एसएपी जो है वो पूरा हमारा एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटाबेस। हाना जो है वो ठीक उसका है। वर्जन है, अच्छा। ओके। अपडेटेड वर्जन। ठीक है सर। ओके। की फीचर्स हैं इसके? रियल टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रियल टाइम में डाटा को प्रोसेस करता, एनालिसिस करता। ठीक है। और सिंप्लीफाइड डाटा मॉडल, it utilizes simple data model, reducing data redundancy and improving efficiency, मतलब efficiency improve करता है। सिंप्लीफाइड डाटा मॉडल है। और इंटीग्रेट प्लानिंग एंड एनालाइजिंग, ये प्लानिंग और एनालाइज करता है ठीक से। और allow allowing user to model scenario and make informed decision। यूजर को अलाउ करता है कि मॉडल सिनेरियो क्रिएट कर सके वो, और इंफॉर्मेशन डिसीजन बना सके वो। एक्टिवेटेड फाइनेंशियल क्लोज, इट स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल क्लोज प्रोसेस। तो फाइनेंशियल क्लोज क्या है? मतलब सर वो कि फाइनेंस को, मतलब फाइनेंस लिस्ट को खत्म करने के लिए, मतलब एंड करने के लिए, रिपोर्ट को एंड करने के लिए फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है। सही है सर? यस। ओके। की मॉड्यूल्स रीड करो एक बार। Modules, financial accounting, FI, मैनेज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। FI क्या करता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है। और जिसमें इंक्लूड होता है जनरल लीजर, अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेएबल जो भी हमारे हमने एसेट्स मशीन्स को मतलब पे करना है ना, हमें मतलब सब मैनेजमेंट में जो पे करना है, तो अकाउंट पेएबल में आता है। वो अकाउंट रिसीवेबल में वो आता है कि जो पेमेंट हमें रिसीव हो रही है, चाहे वो किसी के थ्रू हो। और जनरली सर में, देखो जनरली सर में क्या आता है? जनरल लेजर अकाउंटिंग हमारी जो भी हमारी जनरल लेजर एक्सपेंसेस के, इनकम्स के, कैश का भी उसी का पार्ट होता है, परचेज, सेल्स, ये सारे जनरल ओके। लेजर के अकाउंट्स के पार्ट हैं, जनरल लेजर का पार्ट है बेसिकली। कंट्रोलिंग ये सपोर्ट करता है कॉस्ट मैनेजमेंट को, एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट को एनालाइज करता है, और इंटरनल रिपोर्टिंग करता है। राइट। स्क्रीन से एक बार ये रीड करना, व्हाट इज एस ए पी फीको, एफ एस ए पी एफ आई सी ओ। तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओहो, एक मिनट। हो रही है। पीको, पीको स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। And these are two course module in SAP are tightly integrated to help management maintain and generate financial report for efficient decision making and strategic planning। मतलब ये SAP FICO, जिसमें कि FI stand for financial and CO stand for controlling, इसके दो ये SAP के SAP के दो मॉड्यूल होते हैं। ये जो कि
फाइनेंशियल रिपोर्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है और डिसीजन मेकिंग में इफिशिएंसी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेटेजी प्लानिंग में भी इफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। राइट सर। हेलो। मैं इसे एक्सप्लेन करता हेलो। हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको एक बार अब। सी एस ए पी ओके। एफ आई क्या है? एस ए पी एफ आई इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सी ओ इज़ कंट्रोलिंग। ये दो मॉड्यूल्स हैं अलग हम्म। अलग, जैसे एक एम एम मॉड्यूल है, एक एस डी मॉड्यूल है। सो हम्म। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो पूरे फाइनेंस के रिगार्डिंग ही वर्किंग करता है। जो भी बुक्स हमें मेंटेन करनी है, फाइनेंशियल एंट्रीज करनी है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, उन सब की बात करता है। फाइनेंशियल पोजीशंस को हमारे हम्म। बताता है, जिससे कि हम्म। हमारे जो करंट स्टेटस है वो पता लगता है कि करंट हम्म। हम रियल टाइम में स्टेक होल्डर्स को डिसीजन लेने में हेल्प रहती है कि अगर उन्हें मालूम है कि हमारे पास फंड्स हैं तो वो आगे और नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फंड्स नहीं है तो फंड्स की हम्म। अरेंजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। हम्म। ऐसे ही एफ के साथ जो और जो बाकी के सब मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल्स, हम्म। तो ये सारी वर्किंग इसके अंदर रहती है, एफ के हम्म। अंदर। एफ के से ही बाकी के मॉड्यूल्स भी इंटीग्रेट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जब तक एफ नहीं है बाकी के मॉड्यूल्स अपनी वर्किंग नहीं कर सकते। वाले अपनी वर्किंग नहीं कर सकते, एस वाले अपनी वर्किंग नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि इन दी एंड जब तक हम एफ वालों का वर्क है पूरी कंपनी को की वर्किंग को स्टार्ट करना, कंपनी बनाना, कंपनी के अकाउंट्स बनाना। फिर अगर जब तक हम्म। कंपनी नहीं है, कोई कंपनी के अंदर वाले अपना कोई प्लांट ही नहीं बना सकते। हम्म। प्लांट होने के लिए कंपनी होना ज़रूरी है। कंपनी होगी तभी कोई हम्म। प्लांट बना पाओगे। हम्म। सो मेन वर्किंग जो है वो इसी की है। हम्म। उसके बाद एफआई के बाद ही एमएम का काम शुरू होगा, और एमएम के बाद फिर आगे एसडी का काम शुरू होगा। एमएम का काम है मटेरियल हम्म। मैनेजमेंट को, सारे मटेरियल्स को अरेंज करना, परचेज करना। ज़रूरत है तो परचेज करो, हम्म। नहीं तो प्रोड्यूस करो। अब अगर सेल्स करने हैं गुड्स, तो सेल्स वाले पहले तो एमएम से डील करेंगे कि ये हमें गुड्स पर्टिकुलर चाहिए। हम्म। फिर वो आगे डील करेंगे एफआई से, जब पेमेंट रिसिप्ट की बात होगी। तो एसडी के अंदर तीन इन्वॉल्वमेंट रहती है, एफआई, एमएम और एसडी तीनों। एमएम के अंदर सिर्फ मटेरियल और एफआई से रिलेटेड वर्किंग रहती है। तो जो हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं वो सब सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एफआई के बिना कोई भी एफ वर्क। आई एम एम और एसडी। तीसरा कौन सा था? एसडी एस जी क्या होता है? सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। सारे कनेक्टेड हैं, एक नहीं है तो दूसरा काम नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा का काम नहीं होगा। तो मेन हमारे लिए एफआई होता है, क्योंकि एफआई के बिना तो कुछ वर्क हो ही नहीं सकता, और हम एफआई पे ही वर्क करते हैं सब। फिर कंट्रोलिंग भी इसका एक मॉड्यूल है, बट कंट्रोलिंग मॉड्यूल की जो वर्किंग है वो हमारी मिनिमम रहती है। मिनिमम इतनी कि ऑल दो कंट्रोलिंग के अंदर बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर्स, इंटरनल ऑर्डर्स। वो सारे इंटरनल वर्किंग के लिए आता है। कॉस्ट सेंटर का यूज़ होता है कि जितनी भी हमारी कॉस्ट है उसको डिवाइड करने के लिए। हमारी वर्किंग जो मॉड्यूल्स में रहती है वो रहती है हमारी कॉस्ट सेंटर क्रिएशन, प्रॉफिट सेंटर क्रिएशन, और मेंटेनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एरिया तक। क्योंकि कंट्रोलिंग जो है बहुत वास्ट है, और वो रियल टाइम में ज़्यादा प्रोसेस होता है। हम्म। और कंट्रोलिंग हेल्प करता है हमें बेटर डिसीजन लेने में। अगर हमारे पास प्रॉपर डिवीज़न है कि हमारी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, या हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, वो हेल्प करता है हमारे को पूरी आगे के हमारे किस तरीके से हमें एक्सपेंस करने चाहिए उसके लिए। हम्म। जब अब एक कंसल्टेंट का हो या फंक्शनल कंसल्टेंट का हो, उसका रोल क्या है वो इसके अंदर डिफाइंड है।
एक फंक्शन कंसल्टेंट का रोल है कि जो भी सॉल्यूशन एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए चाहिए क्लाइंट को, उसकी नीड्स को फुलफिल करना, बिजनेस की जो भी नीड्स हैं उसको समझना, बिजनेसमैन की जो रिक्वायरमेंट है उनको समझना, और जो भी चीज़ें वो चाहता है कि उसे व्यू हो, मतलब डिस्प्ले हो उसको, वो उसको फुलफिल करके दे। तो एक ब्रिज का काम करते हैं बिजनेस की नीड्स और टेक्निकल सॉल्यूशन के बीच में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वर्किंग है वो इम्प्लीमेंट हो सके या फिर कस्टमाइज हो सके, और उससे कि सॉफ्टवेयर जो है वो उस तरीके से ऑपरेट हो जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है और उनके गोल्स फुलफिल होते हैं। तो बेसिकली वो सारी रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को, फिर वो देखते हैं कि इसके लिए कौन सी चीज़ बेटर है, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद उसको कैसे ऑपरेट करना है, इम्प्लीमेंट मतलब उसको कॉन्फ़िगर करना, और फिर उसको कैसे ऑपरेट करना है वो एक एंड यूज़र को, वो एक बिजनेस को बताते हैं कि, और बिजनेस की नीड्स को पूरा करते हैं। एक बार रीड करना है इसको। व्हाट इज द रोल ऑफ फंक्शन कंसल्टेंट? The function consultant acts as a bridge between business needs and technical solution. मतलब एक ब्रिज की तरह act करता है बिजनेस की जरूरतों के लिए और जो टेक्निकल सॉल्यूशन होते हैं उनके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमाइज करने एंड ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट देयर ऑपरेशन, मतलब और उनको उनके ऑपरेशंस को और गोल्स को सपोर्ट करने में एक ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। और दे गैदर रिक्वायरमेंट, डिजाइन सॉल्यूशन, और एक साथ करता है रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करता है और डिजाइन सॉल्यूशन सॉल्यूशन डिजाइन को एक साथ रखता है एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट, एंड देन सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस सिस्टम मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ बिजनेस। एंड जो बिजनेस की स्पेसिफिक नीड है उनको मीट कराने में हेल्प करता राइट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ना है एक बार। है। Key responsibilities of functional consultant includes understanding business needs. Okay, business needs को understand करता है। Functional consultant work closely with stakeholder to understand their business process. Okay, तो फंक्शन कंसल्टेंट क्या करता है, स्टेक होल्डर के साथ क्लोजली वर्क करता है जिससे वो बिजनेस का प्रोजेक्ट समझ सके एंड चैलेंजेस समझ सके एंड उसका ऑब्जेक्टिव समझ सके, एंड दे एनालाइज करंट प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। करंट प्रोसेस को एनालाइज करता है रियल टाइम में एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड जो जो जहाँ जहाँ लगता है उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो एरिया आइडेंटिफाई करता है वो। Solution design that translate business requirement into a functional specification. Solution design they translate business requirement into functional, मतलब क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट को ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में ट्रांसलेट कर देता है एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस में involve choosing the right module or feature within a software system, and the right module choose करता है उसके लिए प्रॉब्लम्स के लिए और फीचर्स विद इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। Implementation and configuration. Function constraint guide the implementation process, ensuring that the system is set up and configured correctly. मतलब इम्प्लीमेंट प्रोसेस को ये गाइड करता है और इंश्योर करता है कि सिस्टम का सेटअप करेक्टली है, बाकी सब प्रॉब्लम्स ठीक है या नहीं है जो भी है, ओके। and they may involve data migration. ठीक है, रिलैक्स। सी, सबसे पहले अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे भी सिस्टम यूज़ करना है, वो ये देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है गुड्स प्रोडक्शन की, और गुड्स प्रोक्योर करने की और सेल करने की। तो मतलब उनको क्या चाहिए, एमएम की वर्किंग हम्म, चाहिए, एसडी की वर्किंग चाहिए, और एफआई की तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर उनको हम्म, प्रोडक्शन भी है तो प्रोडक्शन प्लानिंग का यूज़ होगा। अगर नहीं है, सिर्फ रिटेल हम्म, बिजनेस है, मतलब कि गुड्स परचेज करे और सेल करे, तो मतलब मेन तीन हम्म, नीड इसकी है।
तो वो पहले सिस्टम की समझेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बेसिस पर एक सोल्यूशन को हम्म, डिज़ाइन करेंगे उनकी हम्म, रिक्वायरमेंट के बेस पर। यहाँ पे एक लिमिट होती है क्रेडिट कंट्रोल की। अगर उनको हम्म। चाहते हैं वो लिमिट लगाएं तो लिमिट लगाएंगे, नहीं चाहते तो वो लिमिट नहीं लगाएंगे। अपनी तरफ से कोई भी कंसल्टेंट खुद से लिमिट नहीं लगाएगा। तो किस चीज के लिए? क्रेडिट की लिमिट कि कितने तक हम गुड्स उधार में बेच सकते हैं। ओके, ठीक है। एक लिमिट लगती है कि एक लिमिट के ऊपर आप गुड्स उधार पे नहीं बेच सकते हो, हम्म, तो वो लिमिट है यहाँ पर। देन अगर ये लिमिट उन्हें लगानी है तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। फिर उस तरीके से वो सोल्यूशन को पूरा डिज़ाइन करेंगे, कन्फिगर करेंगे। कन्फिगर करने के बाद वो उसको पूरा देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। टेस्ट करेंगे उसको पूरा कि क्या जो जो अभी तक जो भी सिस्टम वो कॉन्फ़िगर कर रहे थे क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये सारी वर्किंग जो होती है, एक डेवलपिंग सर्वर होता है, डीईवी सर्वर। हम्म, डेवलपिंग सर्वर पे सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब वो हम्म, पूरा सर्वर कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो उनकी नीड्स थी उनको टेस्ट कर लिया और उनके अकॉर्डिंग हम्म, वर्किंग ठीक है, फिर उसको वो गो लाइव करते हैं। गो लाइव में होता है, गो लाइव बेसिकली हो गया कि अब जो भी वर्किंग होगी वो जो भी क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग रहेगी, जो भी उसकी एंट्रीज करनी है उसमें एंट्री करेंगे। और जो अभी तक डेवलपिंग सर्वर में जो एंट्री करी हम्म, थी, जो भी एंट्री करी थी एक कंसल्टेंट ने, हम्म, वो कोई रिकॉर्ड्स वहाँ पे नहीं होते, वो डेवलपिंग सर्वर तक ही सीमित है। अब गो लाइव होने के बाद वो उनके एम्प्लॉयज़ को ओके। ट्रेनिंग देते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं कि सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है। ये सारा काम होता है हम्म, इम्प्लीमेंटेशन के बाद। इम्प्लीमेंटेशन कहो या गो लाइव, बात वही है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि पूरा एक नया हम्म, सिस्टम इम्प्लीमेंट करके दे दिया। गो लाइव हो गया मतलब कि सिस्टम हमने सौंप दिया कि अब से जो भी क्लाइंट है वो उसको यूज़ करेगा। हम्म, अब इसके बाद अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत हम्म, है तो वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट उसके अंदर करते हैं। मतलब अब अगर हम्म, पहले उनको क्रेडिट लिमिट की ज़रूरत नहीं थी, अब ज़रूरत है, तो वो अब क्रेडिट लिमिट डालेंगे। फिर अगर पहले उनको हाँ, कोई पर्टिकुलर फील्ड्स को रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब है, तो उस फील्ड्स को रिक्वायर्ड करके देंगे। तो ऐसे चीज़ें जो हैं हम्म, वो चलती रहती हैं वर्किंग सिस्टम के अंदर एक। हम्म। यहाँ तक में कोई भी डाउट? नहीं सर, वो ये था कि मतलब जैसे हमने एसडी का करा, एमएम करा, एफआई, तो सीईओ का कुछ रोल होता ही नहीं है? क्या नहीं नहीं, क्या होता है उसका? सीईओ का रोल होता है, ऐसी बात नहीं है। सीईओ का रोल होता है इंटरनल वर्किंग में। मतलब सीईओ का रोल इन द सेंस ऐसे है कि अगर वो कॉस्ट बाइफिकेशन है तो वहाँ पे कंट्रोलिंग का काम आएगा। और वो तभी होगी जब सिस्टम में हमारे पास प्रॉपर होगा। मतलब कि कोई स्टेटमेंट्स होगी तब तो उसको बाइफिकेट करोगे। जब कोई बिजनेस चल रहा होगा, बुक्स बन रही होंगी, हम्म, तभी कंट्रोलिंग का यूज़ आएगा। हम्म। तो हम इसमें कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर देखेंगे और कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करेंगे इसके अंदर, जो हमारी यहाँ की वर्किंग रहेगी। हमारे जो इसका पार्ट है, हमारे सिलेबस का। तो सर मेरे को फाइनेंस की इतनी ज्यादा, फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है, तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा आप मेरे लेवल से थोड़ा सा मैच करवा के बताया करो। मतलब कि मतलब इतनी नॉलेज नहीं है ना, फाइनेंस फाइनेंस की मतलब इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को। तो थोड़ा सा मेरे लेवल का थोड़ा सा बताया करो जो मेरे को समझ में आ जाए। फाइनेंस से नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेसिक थ्योरी है। और हम ना फाइनेंस वाली वर्किंग नहीं कर रहे पूरी तरह अभी। फाइनेंस की वर्किंग होती है एंट्री करना। हम्म। अच्छा। अगर पूरा फाइनेंस बोलो तो वो तो एंट्री हो गई, लेकिन हमारे फाइनेंस के अंदर, एफआई के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ एंट्री नहीं है, सिस्टम कॉन्फ़िगर करना भी है। तो अगर अकाउंटिंग नहीं भी मालूम ना तो भी हो जाएगा। हम्म, जब वर्किंग स्टार्ट करेंगे तब ओके। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका फाइनेंस से रिलेशन है, अच्छा। लेकिन हम्म। 30 से 40%। 60% तो पूरा ओके, न्यू होगा, पूरा एसएपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है हम वो देखेंगे। बाकी का 30-40% आएगा, ओके, एंट्री करोगे तब ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए भी सॉल्यूशन है, डिज़ाइन है। ओके। एसएपी को जो यूज़ है वो
जो तुम्हारा नॉर्मल पर्सन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉर्मल पर्सन मतलब जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉन कॉमर्स भी, दोनों कर सकते हैं। हम्म, तो अभी तो हमारी कोई वर्किंग ऐसे है ही नहीं कि जिसके लिए हम्म। कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए। नहीं मतलब मेरे को सीओ समझ में नहीं आया था ना। सीओ नॉर्मल है, उसकी कोई उस पे मत लो ज़्यादा उसकी। मतलब अच्छा। देखो, सीओ ज़्यादा नहीं है, सीओ हमारा कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना, प्रॉफिट एरिया मेंटेन करना मिनिमम पार्ट है, तो वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। थ्योरेटिकल रहेगा, थ्योरेटिकल हमने अभी देख लिया, और आगे अगर कुछ होगा तो वो भी हम देखेंगे। मेन हमारी है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर, ठीक है। जो कल से हम स्टार्ट करेंगे तो उस हम्म, पर देखोगे। फाइनेंस एंट्री के लिए टाइम पे ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी ओके। फाइनेंस की, वो हम तब हैंडल कर लेंगे उसको। अच्छा, सीओ की एंट्री के टाइम में जरूरत होती है। फाइनेंस जो अकाउंट ओके। जो फाइनेंस की बात अच्छा, कर रहे हो फाइनेंस ना, की। जो तुम अकाउंटिंग एंड उसकी बात करो ना कि फाइनेंस का नहीं मालूम, ओके। डेबिट क्रेडिट क्या है, जब एंट्री करोगे तब ज़रूरत पड़ेगी। हाँ मैक्सिमम भाई। टाइप तो कन्फिग्रेशन ही करोगे, अब वो उसके लिए कोई डेबिट क्रेडिट की ओके। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। मैक्सिमम पार्ट कन्फिग्रेशन है इसका। 30-40% एंट्री है अकाउंटिंग पार्ट, वो हो ओके। जाएगा, वो भी उसमें भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे, वो मैनेज कर लेंगे, वो कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। कोई और डाउट? ओके। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अभी की वर्किंग हम यहीं तक रख हम्म, रहे हैं, और कल से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, और हम्म। इसकी बाकी की थ्योरी भी देखेंगे। मतलब बाकी की थ्योरी मतलब कि जो भी हम कन्फ्यूजन करेंगे उसकी थ्योरी। ओके। ठीक है, ओके। आज के लिए यहीं तक। और कल। सर वो जो आशुतोष करके जो था जो अभी, हम्म। तो ये इनका नंबर मेरे को वो मैम ने दिया था कि भाई ये आपसे पढ़े हुए हैं, तो ये कोई मतलब पास्ट स्टूडेंट है। इनका नंबर मेरे को दिया था बात करने के लिए, पर ये क्लास में कैसे आ गए पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, वो मैं देख लूँगा। हाँ मतलब इनका नंबर मेरे को ऐसे दिया था कि ये मतलब आपसे पढ़े हुए हैं, और मेरे से मतलब मेरे को बात करवाने के लिए दिया था कि आप बात कर लो, ये सर से पढ़े हुए हैं, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट से पास वो है, मतलब ऐसे ऐसे भी कर रहा था। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा उसको। डोंट वरी। पता नहीं क्या डोंट वरी, रिलैक्स। में कैसे आगे वो सर। कोई बात ओके। नहीं, वो मैं देख लूँगा। ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू।